नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरों के बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यह साफ कर दिया है कि 2022 का प्लान केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व तय करेगा। उन्होंने ओबीसी की नाराजगी से भी साफ इनकार किया। केशव प्रसाद मौर्य का यह कहना है कि अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद हमारे सहयोगी संगठन है, पहले से बीजेपी के साथ हैं और रहेंगे। आपको लगता नहीं है, ओबीसी चेहरे के तौर पर देखा जाए तो आपका चेहरा सबसे बड़ा माना जाता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी में। जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल की पार्टी, निषाद पार्टी या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी आप लोगों के साथ रही, उसके बाद रिश्ते भी तल्ख होते गए, ओम प्रकाश राजभर पार्टी गठबंधन से निकाल दिए गए, तो लगता है कोर्स करेक्शन हो रहा है और ठीक की जा रही है केंद्रीय स्तर पर इन सब बातों को ठीक किया। देखिए, मुझे लगता है कि हम लोगों के संबंध सदैव, चाहे हमारे जो भी सहयोगी साथी रहे उनके साथ सदैव संबंध अच्छे रहे हैं। किसी विषय को लेकर के किसी के मन में कोई बात होती है और कुछ कहना चाहता है तो राष्ट्रीय नेतृत्व इसीलिए है। हमारी इस पार्टी कोई सपा बसपा कांग्रेस की तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं कि उसके निदेशक निर्धारित हैं, वही जो तय करेंगे वही होगा, बाकी कोई मतलब नहीं है। किसी को लगता होगा कि कोई बात हम उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं कह सकते हैं, दिल्ली में जाकर के कह सकते हैं, तो कोई कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि किसी प्रकार का कोई तनाव। तीन बातों पर बड़ी चर्चा हुई, नेतृत्व, साथ साथ ब्यूरोक्रेसी और गठबंधन। तो आपको क्या लगता है कि ये जो गठबंधन की बात सामने आई, गठबंधन जो है वो क्या और बड़ा होगा, अम्ब्रेला और बड़ा होगा? क्योंकि जो भी गठबंधन के साझीदार हैं और संगठन, तो एक तो क्या संगठन में कोई बदलाव देखते हैं और क्या गठबंधन में बदलाव देखते हैं? देखिए, संगठन का जो काम है वो निरंतर कर रहा है और तीव्र गति से कर रहा है, और हम अभी पंचायत चुनाव में विजय प्राप्त करने की दृष्टि से, संगठनात्मक अभियान की दृष्टि से और 2022 के चुनाव की तैयारी की दृष्टि से सारे कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। और साथ ही कोविड काल के कारण से जो सेवा की जरूरत है वो सेवा भी कर रहे हैं, वैक्सीनीकरण में सहयोग कर रहे हैं और आगे भी सेवा को प्राथमिकता देते हुए और समाज के बीच में बने रहने का यह लक्ष्य है। जहां तक हमारे साथी जो हमारे थे, हमारे हैं और आगे भी वो हमारे रहेंगे। कोई अगर भारतीय जनता पार्टी परिवार से जुड़ना चाहता है तो कोई बात करेगा तो वो बात आप सबके संज्ञान में आएगी, लेकिन अभी मुझे लगता है जो हमारे साथी थे हमारे साथ हैं, और कोई भविष्य में जुड़ना चाहेगा तो पार्टी उस पर विचार करेगी। मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा है। आपको लगता है कि चूंकि अब 7-8 महीने बचे हैं, कोई मंत्रिमंडल विस्तार होगा, हो सकता है? देखिए, जो विषय माननीय मुख्यमंत्री जी का है वो विषय मेरे अगर मंत्रिपरिषद का विस्तार करना होगा तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे, लेकिन अभी मेरी जानकारी के हिसाब से कोई विस्तार आदि की सूचना नहीं। ब्यूरोक्रेसी को लेकर के जो एक चर्चा है कि ब्यूरोक्रेसी से पार्टी नाराज, पार्टी के भीतर विधायक नाराज हैं, सांसद नाराज हैं, कई मंत्री नाराज हैं, इसका कोई हल निकला? देखिए, ये हल कोई सवाल नहीं था जिसका जवाब उसमें से निकलना था, लेकिन कोई अधिकारी मनमानी ना करे, ये स्पष्ट तौर से पहले भी कहा गया, अभी भी कहा जा रहा है। हर अधिकारी को हमारे जनप्रतिनिधि की बात सुननी पड़ेगी, हमारे कार्यकर्ता की बात सुननी पड़ेगी, जनता की समस्या का समाधान करना पड़ेगा, और जो नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये बात मीटिंग में भी आई थी? नहीं, मीटिंग का विषय नहीं है ना, मैं मीटिंग में तो था नहीं ना। जो आप मीटिंग का विषय बता रहे हैं, मीटिंग का विषय तो पंचायत चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव और सेवा। कोविड काल में तमाम प्रकार के संकट जो समाज के सामने खड़े हुए हैं, वो सेवा लोगों की करने का काम है, वो पार्टी के अंदर बैठ करके बातचीत में तय होगा। सर, एक आखिरी सवाल, लगातार कहा गया कि बदलाव हो सकता है, आपको लगता है कि क्या चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? क्या उनके चेहरे पे ही लड़ा जाएगा? क्या ऐसा है? देखिए, चेहरा कौन होगा, किनके चेहरे पे लड़ा जाएगा, बदलाव नहीं बदलाव, यह मेरा विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि कांग्रेस की तरह, समाजवादी पार्टी की तरह, बहुजन समाज पार्टी की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। इसमें पार्टी नेतृत्व है, मार्गदर्शक हैं, लोग बैठे हुए हैं, जो उचित अनुचित जो उनको ध्यान में आएगा उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। ये विषय जो मेरे से संबंधित नहीं है, उस विषय पे मेरे द्वारा जवाब देना उचित नहीं। लेकिन पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं मुख्यमंत्री, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनके नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी होती है, सब लोग मिलकर के काम करते हैं। हम लोगों ने सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ा, 2014 जीते, 2017 जीते, 2019 जीते, और पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की इतिहास की सबसे बड़ी विजय भाजपा के खाते में आई है। और जो
भ्रम बैठा करके दिमाग में बैठे हुए विपक्ष के हमारे साथी, अभी जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे, तो ना घोड़ा दूर होगा ना मैदान दूर होगा, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे केशव मौर्य, डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार में। साफ तौर पर बहुत सारे सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रहे, लेकिन एक बात कह रहे हैं कि जो मीटिंग है इसे मंथन न कहें, ये बीजेपी की रूटीन बैठक है। किसके नेतृत्व में चुनाव होगा, कौन चेहरा होगा, ये सब केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। हमारे देश में कोरोना वैक्सीनेशन तेज होता जा रहा है और इसकी शुरुआत से लेकर अब तक साइड इफेक्ट्स की बात तो हुई है। कई लोगों को बुखार आने की शिकायत रही तो किसी को बदन दर्द की। लेकिन क्या ये विश्वास होगा कि वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर में चुंबकीय गुण भी आ गए हों? मतलब आपके शरीर पर लोहा चिपक जाता हो, मोबाइल चिपक जाता हो। कुछ लोग ऐसा दावा कर रहे हैं। चमची, चाबी, मोबाइल सब चिप गया। ये एक अजीब सा है, डॉक्टर भी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने अपने बेटे बानू प्रताप सिंह को बोला, बेटे ट्राई करो, हो सकता है मेरे शरीर में भी ऐसे कोई मैग्नेटिक हो। 1 फीट लंबा ऐसा पत्थर का टुकड़ा लिया, 2 इंच चौड़ा, जहाँ इंजेक्शन लिया वहाँ चिपकने लगा। दावा नंबर 1, शरीर पर चिपकने लगे थाली चम्मच। चम्मच से चिपकाने लगा, चम्मच भी चिपक गए। दावा नंबर 2, शरीर पर चिपकने लगा लोहा। जो ताले की चाबी होती है वो लगाओ, वो भी लगाई, वो भी लगने लगी। दावा नंबर 3, सिक्के भी चिपकने लगे। चमची, चाबी, मोबाइल सब चिप गया, सिक्का भी चिप गया मेरा। दावा नंबर 4, मोबाइल भी चिपकने लगा। चम्मच है, थाली है, प्याली है, ये सब चिपक रही थी, मोबाइल वगैरह सब चिपक रहे हैं। दावा नंबर 5, पेन ड्राइव भी चिपक गया। वैक्सीन लगने के कुछ दिन बाद से ही मेरे लोहे के सिक्के और पेन ड्राइव चिपकना शुरू हो गए हैं। दावा अजीबो गरीब है, लेकिन ये तस्वीरें उन सभी दावों पर मुहर लगा रही हैं। यकीन करना मुश्किल है कि किसी भी इंसान के शरीर पर ऐसी भारी चीजें इस तरह से चिपक जाए। ऐसा लग रहा है मानो शरीर में मैग्नेट फिट कर दिया गया हो और उस चुंबक की वजह से ये थाली, चम्मच, सिक्के और लोहे की अन्य चीजें चिपकने लगी हैं। जो अब तक नहीं हुआ वो सामने दिख रहा है। जो किसी ने नहीं सुना वो दावा भी किया जा रहा है। मैंने अपने बेटे बानू प्रताप सिंह को बोला, बेटे ट्राई करो, हो सकता है मेरे शरीर में भी ऐसे कोई मैग्नेटिक हो। तो बेटे ने अंदर से स्पून लाए तो मेरे शरीर पे लगाने लगे तो वो लगने लगे। उसके बाद मैंने कहा जो ताले की चाबियां होती हैं वो लगाओ, वो भी लगाई, वो भी लगने लगी। ऐसे दावे किसी एक शख्स के नहीं और न ही सिर्फ लोहे के लिए। अलग अलग शहरों से आई ऐसी खबरों ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। चमोली में भी चेप कर देखूं दिखा चिपका के, तो मेरा थाली, प्याला सब चिप गया। चमची, चाबी, मोबाइल सब चिप गया, सिक्का भी चिप गया मेरा। तो मैं बोली ये के पिटका है। तो फिर रात को ना सब लोग भिड़ा हो गया और सब देखने लगे। 4 शहर कठुआ, नासिक, कोटा और सीकर तक ऐसे दावे किए जा रहे हैं। देश के 4 दिशाओं से आए ऐसे दावे कोरोना वैक्सीन से जुड़े हैं। दावा करने वाले कह रहे हैं कि कोरोना का टीका लगवाने के बाद इनके शरीर पर लोहे, स्टील और प्लास्टिक के सामान चिपकने लगे। मैग्नेटिक से लोहा चिपक सकता है, लेकिन लोगों के शरीर से स्टील और मोबाइल जैसी चीजें चिपकने के दावे बेहद हैरान करने वाले हैं। मैंने 1 फीट लंबा ऐसा पत्थर का टुकड़ा लिया, 2 इंच चौड़ा, तो उसको लगा के देखा, जहाँ इंजेक्शन लिया वहाँ तो वो चिपकने लगा।
दिल्ली की एक लड़ाई खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। दिल्ली कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में रही। 1 महीने दिल्ली में हाहाकार मचा रहा। अब लॉकडाउन से आजादी मिल रही है, लेकिन दिल्ली में पानी के संकट से कब आजादी मिलेगी सवाल भी उठ रहा है, क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में पानी की जबरदस्त कमी है। हमारे घरों में जाकर देखो, एक डब्बा पानी में नहीं है। एक इतना पानी नहीं मिल सकता एक बच्चे के पीने लायक। हाँ, यहाँ बैठा रहता चाहे कुछ भी हो, कोरोना हो। अब देखो ना कितनी पब्लिक है, ऐसे क्या बचेगी कोरोना से। यहाँ पानी के चक्कर में बैठे हैं, पानी भी मिलता नहीं है। खाना पीना छोड़ के एक अपनी जान पे खेल के पानी भरना पड़ता है, ये हमारी जो सबसे मेन जरूरत है। ड्यूटी जाएं या पानी भरें, क्या करें? जहां तक नजर दौड़ाइए सिर्फ खाली बर्तनों की कतार दिखेगी। जहां तक निगाहें दौड़ाइए चेहरों पर प्यास दिखेगी। पानी के लिए ये दिल्ली वालों की वो जंग है जो सालों से चली आ रही है। पानी के लिए यहाँ सब कुछ हो रहा है। एक दूसरे से टक्कर हो रही है, मारामारी हो रही है। जरा देखिए पानी के लिए कैसे इस टैंकर पर चढ़ाई की जा रही है। जरा देखिए पानी के तलबगारों के बीच यहाँ कैसी आपाधापी मची है। जब प्यास से इंसान तड़पने लग जाए तो क्या कोरोना, क्या फलाना, क्या ठिकाना, कोई भी वजहें मायने नहीं रखती। यहाँ भी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। न मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग का टास्क है, बस जल की जद्दोजहद है। दिल्ली में बढ़ते तापमान के बीच पानी का संकट जो है वो गहराता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं चाणक्यपुर इलाके में। आप तस्वीरें देख सकते हैं कोरोना महामारी के बीच में किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिल्ली के अंदर नजर आ रही हैं। तमाम ये जो लोग हैं, ये चाणक्यपुरी का इलाका है जहां पर क्लस्टर है और सुबह से ही लोग घंटों इंतजार करते हैं पानी के टैंकर के आने का। दिल्ली में चाणक्यपुरी का नाम आपने सुना होगा। यहाँ तमाम देशों के दूतावास हैं, बड़े बड़े राजनयिकों का आवास है। लेकिन इसी चाणक्यपुरी के एक हिस्से का ये संजय कैंप का इलाका है, जहाँ आज भी पानी का इंतजाम सबसे बड़ा काम है। भैया पानी का इंतजार ऐसा है, कोई काम धंधे पे जाता है तो काम धंधा भी नहीं कर पाते टैंकर के चक्कर में, बैठे ही रहते हैं, कोई काम भी नहीं कर सकते इसके चक्कर में। पूरा दिन ही बैठा रहता रोड के अंदर, पूरा दिन ही। अच्छा, मिलता ही नहीं है। अभी आने लग गया तो कोई मिल जाता है, नहीं पूरा दिन ही बैठा रहता था। कोरोना महामारी और ऐसे में इस तरीके से आपको जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हाँ, यहाँ बैठा रहता चाहे कुछ भी हो, कोरोना हो। अब देखो ना कितनी पब्लिक है, ऐसे क्या बचेगी कोरोना से। सुबह सुबह जैसे ही यहाँ पानी का टैंकर पहुँचता है, चढ़ाई शुरू हो जाती है। इस टैंकर पर लोग धावा बोल देते हैं, लंबी कतारें लग जाती हैं, पानी पर घमासान शुरू हो जाता है। केजरीवाल सरकार सालों से हर घर नल के सूखे दावे करती रही है। आलम यह है कि दिल्ली आज भी प्यासी खड़ी है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि 70 साल की आजादी के बाद भी लगभग आधी दिल्ली में टैंकरों से पानी जाता था। आज 5 साल में हमने 93% कॉलोनियों में पाइपलाइन बिछा दी है। लोगों के घरों में टूटी से पानी जा रहा है। ये वो तबका है जिसके लिए पानी आज कीमती है। पानी ना हो तो प्यास कैसे बुझे, खाना कैसे बने, कपड़े कैसे धुले, नहाएं कैसे, काम पर जाएं कैसे। किसी भी दूसरे काम से बड़ा काम बन जाता है पानी भरना। ये तस्वीरें जब केजरीवाल सरकार की नजरों तक पहुंची तो उसने एनडीएमसी का इलाका कहकर पल्ला झाड़ लिया, सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी। लेकिन सवाल है कि अधिकारों और इलाकों के बंटवारे में दिल्ली की जनता क्यों पिसे, वो क्यों प्यासी रहे। पानी के लिए ऐसी मारामारी, ऐसी मुसीबत जनता क्यों झेले।
सुशांत मेहरा, नई दिल्ली, आज तक। दिल्ली में कल से लगभग ज्यादातर गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, यानी कि दिल्ली खुल जाएगी। जैसे साप्ताहिक बाजार खुल जाएंगे, धार्मिक स्थल खुल जाएंगे, लेकिन भक्तों को जाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि कई गतिविधियां पहले की तरह बंद रहेंगी। दिल्ली में अनलॉक का नया दौर लोगों के लिए राहत लेकर आएगा। हम आपको देखिए यहां पर दिखा रहे हैं, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे, थिएटर बंद रहेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट खुलेंगे। इसके अलावा जिम बंद रहेंगे, लेकिन निजी दफ्तर जो प्राइवेट ऑफिसेस हैं वो खुल जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल जाएगा। दिल्ली में रियायतों की तीसरी किश्त आ गई है। कोरोना से लड़ाई में फिलहाल दिल्ली वालों का पलड़ा भारी दिख रहा है। लिहाजा केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता को इसकी बधाई और नई सौगात दोनों का ऐलान किया है। सबसे पहले एक नजर में समझिए कि दिल्ली में सोमवार से क्या क्या खुल जाएगा। सभी मॉल, दुकानें, साप्ताहिक बाजार, रेस्टोरेंट, निजी दफ्तर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, धार्मिक स्थल अब खोले जा सकते हैं। और क्या अभी भी पहले की तरह बंद रहेगा, उसकी लिस्ट भी देख लीजिए। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, थिएटर, जिम, स्पा अभी खोले जाने की इजाजत नहीं है। दिल्ली मेट्रो में 50% कैपेसिटी, दिल्ली की बसों में 50% कैपेसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो, ई रिक्शा वगैरह ये भी अलाउड है, लेकिन सबकी अपनी ऑटो और ई रिक्शा में 2 पैसेंजर्स, टैक्सीज में 2 पैसेंजर्स, फटफट सेवा में 2 पैसेंजर्स, हर एक का एक वो, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, उसका एक उसकी डिटेल्स दी गई हैं। और रिलीजियस प्लेसेस खोले जा रहे हैं, पर विजिटर्स अभी फिलहाल अलाउड नहीं होंगे। बाजार, दुकानें अनलॉक के पिछले चरण में ही खोल दिए गए थे, लेकिन शर्तों के साथ। दुकानों के लिए ऑड इवन जैसी व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन अब इसे भी खत्म कर दिया गया है। यानी बाजार और मॉल में सारी दुकानें एक साथ खोली जा सकती हैं। दुकानें खोलने का वक्त सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रखा गया है। साप्ताहिक बाजार भी खोले जा सकते हैं, लेकिन पहले की तुलना में सिर्फ 50% दुकानदार होंगे। रेस्टोरेंट भी खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन क्षमता के सिर्फ 50% ग्राहकों की इजाजत होगी। ऑटो टैक्सी में भी 2 सवारियों की इजाजत होगी। हालांकि सैलून, जिम जैसी कई जगहें अभी भी बंद हैं और इनसे जुड़े लोग रियायत नहीं मिलने से निराश हैं। और आपको पता ही है कि लॉकडाउन ने कैसा असर किया है सबके लाइफ में, अप एंड डाउन कर दिया है, सबको बहुत मुश्किल हो रखा है। एक्चुअली हमें जल्द से जल्द ये ओपन होना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टाफ को हमें पे करना पड़ता है, रेंट वगैरह देना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है, ये सब कुछ हमें ना बहुत मुश्किल हो रहा है देने के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना से पैदा हुए हालात बहुत भीषण हैं। महामारी और खौफ का ये दौर पहले किसी ने नहीं देखा, लेकिन इस खौफ के बावजूद जिंदगी की चुनौतियां अपनी जगह हैं। लोगों की कमाई के साधन सिमटते जा रहे हैं, धंधे चौपट हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं, इसलिए बंधन खोलने भी जरूरी है। दिल्ली में अब कोरोना की स्थिति काफ़ी नियंत्रण में आ चुकी है। कोरोना के केसेस काफ़ी कम हो चुके हैं और इस वक्त पूरी दिल्ली की चिंता एक ही है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जाए एक तरफ, और दूसरी तरफ अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। लेकिन खतरा भी बड़ा है, लिहाजा कुछ जगहों पर अभी भी पाबंदी हटाने की कोई गुंजाइश नहीं है। मसलन धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के जाने की इजाजत नहीं होगी। शादी का कार्यक्रम सार्वजनिक जगह पर नहीं हो सकता, सिर्फ घर या कोर्ट में शादी की इजाजत है। कार्यक्रम में 20 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी। ये बात भी समझनी जरूरी है कि दिल्ली में दी जा रही अतिरिक्त रियायतें ट्रायल बेसिस पर है, यानी एक तरह का प्रयोग है। अगर इस दौरान कोरोना के मामले बढ़े तो दोबारा सख्ती बरती जा सकती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह संदेश भी एकदम साफ कर दिया है। लिहाजा छूट का फायदा उठाने की बजाय इसका समझदारी से इस्तेमाल करने में ही भलाई है, क्योंकि कोरोना जब सिर उठाता है तो सरकारें और उनके इंतजाम किस काम आते हैं, ये दिल्ली समेत
पूरा देश देख चुका है। बहुत बड़ी त्रासदी है और हम सबको मिलकर इसका सामना करना है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। आइए सीधे हम आपको दिल्ली लिए चलते हैं। पंकज जैन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। पंकज, हमने अपनी इस रिपोर्ट में हालांकि विस्तार से सब कुछ बता दिया, क्या खुलेगा क्या बंद होगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें जो दिल्ली वालों के लिए फायदेमंद हो कि कल से जब वो घर से बाहर निकलें तो क्या क्या उन्हें खुला मिलेगा और कौन सी वो सुविधाएं हैं जो बंद रहेंगी जिसके लिए वो अपने घरों से बाहर न निकले। बताइए पंकज। बिल्कुल, कई तरह की पाबंदियां हैं जिसके लिए सरकारी आदेश भी जारी कर दिया गया है। और आपको हम बता दें कि दिल्ली में साप्ताहिक बाजार खोलने के आदेश तो दिए गए हैं, लेकिन एक खास इलाके में ही। तो यहाँ पर प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखना होगा और साथ ही साथ जो शिक्षण संस्थान है, स्कूल कॉलेज हैं, ये पूरी तरह से बंद रहेंगे। जिम स्पा सेंटर को पूरी तरह से बंद रखने का फैसला किया गया है सईद। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि बहुत सी ऐसी पाबंदियां हैं जिन्हें धीरे धीरे अभी हटाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में जब कोरोना के मामले और घटेंगे या फिर इसी तरीके से स्थिर भी रहते हैं तो सरकार कुछ और पाबंदियों को हटाने की कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह भी है कि थिएटर अभी नहीं खुले हैं। आप मॉल में तो जाएंगे, लेकिन मॉल में जाकर अभी आप मूवी नहीं देख पाएंगे। स्विमिंग पूल का लुत्फ अभी आप नहीं ले पाएंगे। गर्मी का मौसम है, बहुत से लोग स्विमिंग पूल जाना पसंद करते हैं, या फिर बहुत से ऐसे होटल होते हैं जहाँ पे स्विमिंग पूल होता है, तो आप स्विमिंग पूल में जाकर उसका लुत्फ नहीं ले सकेंगे। और साथ ही साथ सामाजिक और पॉलिटिकल पंकज, हमें आपको रोकना पड़ेगा, समय की थोड़ी सी कमी है। लिया गया है। तो पंकज जैन हमारी संवाददाता जानकारी दे रहे थे। कल से पूरी दिल्ली खुल रही है कुछ चीजों को छोड़कर। तो इस बार दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर का जबरदस्त डर और खौफ आपने और हमने देखा है। कोरोना बहुत तेजी से यहां पर फैला है। ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी हमने देखी है। बड़ी तादाद में जो संक्रमित थे, कोरोना संक्रमित, उन्हें अपनों को चले जाते हुए देखा है। स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए हमने देखी है। अब जाकर स्थिति सुधरी है, लेकिन ये तभी तक है जब तक कि आप और हम बहुत सावधानी न बरतें। कल से दिल्ली खुल रही है, इसका मतलब ये नहीं हुआ आने लगे। उसी को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने लोगों को राहत देने का मन बना लिया। उन्होंने 31 मई से कुछ ढील देने का फैसला सुनाया। उस दिन से राजधानी में कंस्ट्रक्शन गतिविधियां शुरू की गई, फैक्ट्रियां भी शुरू हो गई। लेकिन दिल्ली को बड़ी राहत दूसरे अनलॉक से मिली। 7 जून से शुरू हुए अनलॉक के तहत दिल्ली में 50% क्षमता के साथ मेट्रो दौड़ने लगी। ऑड इवन के आधार पर बाजार और मॉल्स शुरू हो गए। ई कॉमर्स से सामान बेचने की मोहलत मिली। आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन काफी सारी और एक्टिविटीज में रियायत दी जा रही है, उनको खोला जा रहा है। एक तो जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। दिल्ली में 31 मई को अनलॉक शुरू हुआ था। उसके बाद 7 जून से अनलॉक 2 शुरू हुआ। कल 5 बजे के बाद से सारी एक्टिविटीज अलाउड हैं, एक्सेप्ट कुछ एक्टिविटीज हैं जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। जितने मार्केट्स हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं, वो अब पिछले हफ्ते ऑड इवन था, कल से पूरी तरह से सारी दुकानें खुल सकती हैं 10 बजे, लेकिन 10 बजे से 8 बजे तक शाम को। और जो रेस्टोरेंट हैं वो 50% सीटिंग कैपेसिटी पे काम करेंगे। अब अरविंद केजरीवाल अनलॉक 3 का ऐलान कर चुके हैं। आज दिल्ली अगर बेहतर हालात में है तो इसकी वजह है लॉकडाउन। ऐसे में छोटी से छोटी गलती का भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मार्केट में भीड़ बढ़ी या सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ और मास्क पहनने में लापरवाही हुई तो वायरस अपनी चपेट में लेने में देर नहीं करेगा। सुशांत मेहरा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। मुंबई मॉनसून का कहर झेल रही है। लगातार बारिश से मुंबई में पानी भर गया है। मुंबई में स्थानीय प्रबंधन का जिम्मा बीएमसी के पास है, जिस पर शिवसेना का कब्जा है। और उसी शिवसेना के एक विधायक दिलीप लांडे ने जमकर दबंगई दिखाई। विधायक ने कॉन्ट्रैक्टर पर कूड़ा डलवाकर कानून की धज्जियां उड़ा दी।
सड़क पर बेतरह फैली गंदगी, नाले से निकला कूड़ा और इस सब के बीच सियासत चमकाने का तमाशा। कूड़े के ढेर पर एक जिस शख्स को बिठाया गया है वो बीएमसी का ठेकेदार है। सामने एक सफेद शर्ट में शिवसेना विधायक दिलीप लांडे हैं और ठेकेदार को चारों तरफ से घेर कर खड़े लोग नेताजी के कार्यकर्ता हैं। नेताजी के इशारे पर उनके कार्यकर्ताओं ने नाले से निकाली हुई गंदगी से ठेकेदार को नहला दिया। जनता के प्रतिनिधि होने का ढोल पीटने निकले शिवसेना विधायक ने जनता की लड़ाई लड़ने के नाम पर अपने इलाके में अपनी सड़क छाप पंचायत लगा ली और एक्शन के नाम पर ये शर्मनाक कारगुजारी हुई। सिर से लेकर पैर तक कूड़े में लिपटा शख्स बिना किसी विरोध के हाथ जोड़कर चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि उसे पता है कि विरोध करने का अंजाम इससे भी बुरा होगा। विधायक की दलील है कि ठेकेदार को नाले की सफाई का ठेका मिला था जो उसने नहीं किया, लिहाजा सजा देना उनका अधिकार है। फर्ज पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे पूरे शिवसेना के शाखा प्रमुख शिवसैनिकों को लेके यहाँ पे रास्ते पे आया हूँ, गटर साफ करने के लिए आया हूँ। ये काम ठेकेदार को दिया था, ठेकेदार ने ये काम नहीं किया, इसलिए मैं खुद रास्ते पे उतर के ये गटर साफ करने का काम कर रहा हूँ। 4-5 दिन से ये संजय नगर सुंदरबाग के मेरे लोगों को ये गटर में से जाना पड़ रहा है, ये गंदगी में से जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं खुद लोगों के लिए यहाँ पे गटर साफ करने का काम कर रहा हूँ। और जिसका जिम्मेदारी है वो ठेकेदार ने ये काम किया नहीं है, इसलिए ठेकेदार को पकड़ के यहाँ लाया हूँ। बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, ये हर कोई जानता है, लेकिन शिवसेना के अपने विधायक ऐसे जता रहे हैं जैसे मुंबई का ख्याल रखने की जिम्मेदारी ये किसी और की है। अपने पार्षदों, मेयर और अफसरों से सवाल पूछने की उनकी ज्यादा दिलचस्पी ठेकेदार को धमकाने और सियासत चमकाने में है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि ये पैसों के बंदरबांट का झगड़ा है। तो मैं गार्बेज का झगड़ा नहीं है, परसेंटेज का झगड़ा है। उद्धव ठाकरे जी और उसकी शिवसेना और माफिया कॉन्ट्रैक्टर, ये दोनों की सिंडिकेट है। पैसे के हिसाब में कुछ डिफरेंस हुआ तो उसी कचरे के नाले में शिवसेना के विधायक कॉन्ट्रैक्टर को डुबाते हैं। उद्धव ठाकरे जी को शर्म आनी चाहिए। इस कूड़ा पॉलिटिक्स का एक और पहलू चौंकाने वाला है। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट पर अपने विधायक का चेहरा तो चिपका लिया है, लेकिन न तो नेताजी और न ही उनके कार्यकर्ता किसी ने भी चेहरे पर मास्क लगाने की जहमत नहीं उठाई। और ये वही मुंबई है जो कोरोना की मार से अब तक कराह रही है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। जीएसटी काउंसिल की 44वीं मीटिंग में कई सारे महत्वपूर्ण फैसले किए गए, जिनमें सबसे बड़ा फैसला हुआ कि कोरोना महामारी से युद्ध में इस्तेमाल होने वाली कई जीवन रक्षक दवाओं और उपकरणों पर जीएसटी को घटा दिया गया। देश में कोरोना की पहली लहर के बाद दूसरी लहर भी आकर जाने वाली है और अब सरकार को कोरोना से बचाने वाले और इलाज में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों और दवाइयों पर जीएसटी घटाने का वक्त मिल गया है। There are 4 categories: medicines, oxygen generation equipments, testing kits and other machines. 4th, other COVID-related relief material. So the taxes on these were considered, and GOM suggested altering the rates. In none of them has the GOM recommended for an increase in the rates. Existing rates or further bring them down. कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीमीटर कई गुना ज्यादा दामों पर खुलेआम बिकता रहा। सबने देखा, रेमडेसिविर दवा के सौदागर मोटा मुनाफा कमाते रहे, सबको पता है। लेकिन अब जब कोरोना काबू में है तो सरकार ने इसके इलाज से जुड़ी चीजों पर जीएसटी घटाया है। ऑक्सीमीटर पर 12% से घटकर 5%, हैंड सैनिटाइजर पर 18 से घटकर 5%, वेंटिलेटर पर 12 से घटकर 5%, रेमडेसिविर पर 12 से घटकर 5%, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर 12 से घटकर 5%, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12 से घटकर 5%, थर्मामीटर पर 12 से घटकर 5%, हाई फ्लो नेजल कैनुला डिवाइस पर 12 से घटकर 5% और कोविड की रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट पर 12 के बजाय 5% जीएसटी लगेगी।
साथ ही ब्लैक फंगस की दवा टोसिलोजुमैब और इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी पर जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दी गई है। ये वो सारी चीजें हैं जिसकी कोरोना काल में डिमांड इतनी ज्यादा थी कि सप्लाई कम पड़ गई थी। अब उम्मीद है कि लोगों को ऊंची कीमतों से थोड़ी राहत मिलेगी। एक बहुत ही क्लियर प्रोविजन है जीएसटी लॉ के अंदर जो ये कहता है कि अगर कोई रेट कट होता है या अगर कोई क्रेडिट इंक्रीज होता है तो जो भी कंपनीज वगैरह इसको मैन्युफैक्चर करती हैं दे आर बाउंड टू पास ऑन द रेट कट टू द कॉमन पब्लिक। ये एक प्रोविजन है जीएसटी के अंदर सेक्शन 171 जिसे एंटी प्रॉफिटियरिंग के नाम से जाना जाता है। तो उस प्रोविजन के अंडर सारी कंपनीज जो इस रेट कट की वजह से उनके दाम कम होने चाहिए वो उनको पास ऑन करना पड़ेगा। आपको जानकर हैरानी हो सकती है, हमारे देश में अब तक एम्बुलेंस पर 38% जीएसटी लगती थी। यानी अब तक सरकार की नजर में एम्बुलेंस और लग्जरी कार में कोई अंतर नहीं था। लेकिन अब जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसको लेकर भी भूल सुधार किया गया है और एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर 12% हो गई है। The electric furnaces which are used in the crematoriums, the GOM had recommended 12%. We, after the discussion in the council, have brought it down further to 5%. Then temperature checking equipments, the GOM recommended 18%. After discussion in the council today, we are bringing it down to 5%. And the third item, which is the ambulances, we thought even ambulances should be brought down. So the GOM's recommendation of 28 for the ambulance has been brought down to 12%. जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोविड से जुड़ी कई चीजों पर टैक्स में कोई कटौती नहीं की गई है। आरटीपीसीआर मशीन पर 18% की दर से जीएसटी लगती रहेगी। साथ ही कोरोना वैक्सीन पर लगने वाली 5% जीएसटी भी बरकरार रहेगी। कई राज्य सरकारें वैक्सीन को जीएसटी फ्री करने की मांग कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसा न करने की वजह बताई है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद रही है 75% और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें जीएसटी भी पे कर रही है, मगर जब लोग गवर्नमेंट की हॉस्पिटल के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के सप्लाई जो हो रही है 75% का मुफ्त में दिलाया जा रहा है, जनता के ऊपर उसके असर कुछ भी नहीं होगा। कोरोना से लड़ाई में हथियार बनने वाली चीजों पर जीएसटी घटाने के फैसले को सरकार तीसरी लहर से पहले राहत भरी तैयारियों से जोड़कर पेश कर रही है। लेकिन क्या ये कहना सही नहीं होगा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते? कि ये फैसला पहले लिया गया होता तो शायद कोरोना से लड़ाई में आम जनता की मुश्किलें थोड़ी कम हो सकती थी। आज तक ब्यूरो।